हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पलक और आज हम लोग पढ़ने वाले सामाजिक संस्थाओं का पार्ट 3, जिसमें हम लोग परिवार और नातेदारी के बारे में जानने वाले हैं। जी हाँ, सोशियोलॉजी का चैप्टर 3 है ये, रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग, और क्लास 12 की ये सोशियोलॉजी है। ठीक है, तो इसका चैप्टर 3 हम लोग सामाजिक संस्थाएं पढ़ने वाले हैं, बुक 1 का, और पार्ट 3 है ये, जिसमें हम लोग परिवार और नातेदारी के बारे में जानने वाले हैं। इससे पहले की वीडियोज़ में हम लोग जनजाति और जाति के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से इनके बारे में। और अब हम जानेंगे परिवार का अर्थ एवं परिभाषाएं, परिवार की प्रमुख विशेषताएं, परिवार के विविध रूप, परिवार के कार्य और महत्व। फिर हम जानेंगे नातेदारी के बारे में और नातेदारी का अर्थ और परिभाषाएं जानेंगे, नातेदारी के भेद जानेंगे, उसकी श्रेणियां जानेंगे, शब्दावली और रीतियां भी जानेंगे। तो चलो ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है आपका परिवार। तो सामाजिक संस्थाओं के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इस चैप्टर में 4 सामाजिक महत्वपूर्ण संस्थाएं हमें बताई गई हैं। सबसे पहली थी हमारी जाति, उसके बाद जनजाति, फिर परिवार और फिर नातेदारी। तो ये 4 संस्थाएं समाज की ऐसी हैं जिनकी वजह से समाज चलता है, जिन पर समाज टिका हुआ है। तो अब जाति के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जनजाति के बारे में पढ़ चुके हैं, अब परिवार के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आता है परिवार का अर्थ एवं परिभाषाएं। तो परिवार समाज की वह केंद्रीय इकाई है जिसमें माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, पुत्र पुत्री आदि होते हैं, जो परस्पर स्नेह तथा उत्तरदायित्व की भावना से परिपूर्ण होते हैं। ठीक है, परिवार में स्नेह की भावना देखी जाती है, हर मेंबर परिवार का एक दूसरे से लगाव रखता है। ठीक है, और अपनी जिम्मेदारी उनके प्रति निभाता है। परंतु परिवारों का ये स्वरूप भारतवर्ष में ही पाया जाता है। हमारे भारतवर्ष में ही इतने तरह के रिश्ते देखे जाते हैं और अलग अलग तरह के परिवार देखे जाते हैं। पाश्चात्य देशों में परिवार का तात्पर्य समाज की इस इकाई से लगाया जाता है जिसमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। मतलब हमारे देश में परिवार कैसा होता है, यहाँ पे चाचा चाची, दादा दादी, कितने सारे रिश्तेदार होते हैं, है ना। और इन सब में प्यार और प्रेम, परस्पर भावना देखी जाती है इनकी। पर पाश्चात्य या पश्चिमी देशों में, यूरोपीय देशों में क्या होता है, वहाँ पर देखा जाता है कि फैमिली में केवल माता पिता होते हैं और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं, उसी को एक फैमिली माना जाता है। ठीक है, तो ऑर्बन एवं निमकॉफ के अनुसार परिवार स्त्री और पुरुष के बच्चों सहित या बच्चों रहित अथवा केवल बच्चों सहित पुरुष की या अथवा बच्चों सहित स्त्री की एक कम या अधिक स्थायी समिति है। ठीक है, फिर बीसेंस और बीसेंस के अनुसार एक या अधिक बालकों सहित एक स्त्री और उनकी देखरेख करने के लिए एक पुरुष हो, तो इन सबको मिलाकर परिवार बन जाता है। ये डेफिनेशन परिवार की यहाँ पर हमें 2 दी गई हैं। ठीक है, तो 2 सबसे इजी सी डेफिनेशंस जो मुझे लगी वो मैंने आपके लिए उठाकर यहाँ पर चिपका दी। तो आप इन नोट्स को अच्छे से याद कर सकते हो, बिकॉज ये नोट्स बिल्कुल एग्जाम टाइप हैं, बिल्कुल एग्जाम के लिए रेडी हैं। इन नोट्स की लैंग्वेज बहुत प्योर है, जैसे एग्जाम्स में लिखी जानी चाहिए, बिल्कुल वही लैंग्वेज है। ठीक है, हल्का बहुत मैंने ईजी करने की कोशिश की है, बट ज़्यादातर यहाँ पर आपको बुक वाली ही लैंग्वेज देखने को मिलेगी, जिसे मैंने ईजिली आपको एक्सप्लेन कर बताया है। ठीक है, तो आप इन नोट्स को एज इट इज़ याद कर सकते हो और एग्जाम्स में आप लोग लिख कर आ सकते हो, फुल मार्क्स आपको इसके मिलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं परिवार की प्रमुख विशेषताएं। सबसे पहला आता है पति पत्नी का संबंध। परिवार की प्रमुख विशेषताओं में सबसे पहला आता है पति पत्नी का संबंध। तो ये संबंध हमें केवल परिवार संस्था के अंदर ही देखने को मिल सकता है। ठीक है, परिवार का विकास पति पत्नी द्वारा होता है। बिना पति पत्नी के संबंधों के परिवार की कल्पना नहीं की जा सकती। ठीक है, जब व्यक्ति अविवाहित रहता है तो वो एक अलग फैमिली का हिस्सा होता है, और जब वो विवाहित हो जाता है तो एक अलग फैमिली का निर्माण करता है। ठीक है, फिर आता है रक्त संबंध। परिवार की एक अन्य विशेषता यह है कि सभी सदस्यों में रक्त संबंध पाया जाता है, एक दूसरे का खून पाया जाता है। ठीक है, माता पिता द्वारा जो संतानोत्पत्ति होती है वह पूर्णतया उनके रक्त से संबंधित होती है। फिर आता है निवास स्थान। परिवार की तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता निवास स्थान होती है। ये पूरा परिवार एक ही निवास स्थान पर रहता है। ठीक है, और एक ही घर में रहते हैं और यहीं पर ये सुरक्षा महसूस करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर अगर परिवार का कोई सदस्य स्थान छोड़कर चला भी जाता है तो इससे फैमिली ख़त्म नहीं होती, क्योंकि इस प्रकार का जाना अस्थायी होता है। लौट कर तो इंसान को वापस फैमिली में ही आना होता है। ठीक है, तो जुड़ा वो हमेशा उसकी फैमिली से ही रहता है, इसलिए निवास स्थान परिवार की महत्वपूर्ण विशेषता होती है। फिर आता है आर्थिक सुरक्षा। परिवार सदस्यों को शारीरिक सुरक्षा तो प्रदान करता ही है, पर साथ साथ उन्हें आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करता है। मतलब समय आने पर परिवार आर्थिक सुरक्षा कैसे देता है कि अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। ठीक है, उनकी सारी फाइनेंशियल नीड्स को वो लोग पूरा करते हैं, माता पिता, है ना, और बच्चों के भोजन की व्यवस्था करते हैं, बचपन से उसका पालन पोषण करते हैं, उसके कपड़ों का ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सब पहलुओं को मिलाकर परिवार आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है एक सदस्य को। ठीक है, फिर आता है सामाजिक सुरक्षा। परिवार के प्रत्येक सदस्य का परिवार में विशेष स्थान होता है।
जैसे माता पिता, चाचा चाची, भाई बहन। ठीक है, परिवार के सदस्य अपनी ही नहीं पर परिवार की सामाजिक सुरक्षा के लिए भी जागरूक रहते हैं और इस बात का प्रयास करते हैं कि सामाजिक अपमान और दिवालियापन आदि की नौबत ना आए। मतलब समाज से परिवार को वंचित ना रहना पड़े, समाज में सुरक्षा मिले परिवार को। ठीक है, सामाजिक स्तर ना गिरे परिवार का, ताकि वो समाज में अपना एक अच्छा स्थान बनाकर रखे। ठीक है, फिर क्या होता है, सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान परिवार से ही मिलता है व्यक्ति को, ये भी परिवार की विशेषता है। ठीक है, जिस परिवार में व्यक्ति रहता है वहीं से उसे सभ्यता पता चलती है अपनी। ठीक है, और परिवार ही होता है जो समाज में रहने लायक बनाता है एक व्यक्ति को। कैसे? संस्कृति सिखाकर, सभ्यता सिखाकर। ठीक है, फिर आता है सार्वभौमिकता। परिवार एक ऐसी संस्था है जो हर जगह देखी जाती है। ठीक है, सार्वभौमिक है, इसलिए इसकी एक प्रमुख विशेषता है। परिवार विश्व के समस्त समाजों में पाया जाता है। ठीक है, और अतीत काल में अगर हम देखेंगे, परिवार का इतिहास देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि विवाह से भी पहले की संस्था है। ठीक है, विवाह संस्था से भी पहले इसी संस्था का निर्माण हो गया था। एक समय था जब विवाह की कोई सुव्यवस्थित संस्था नहीं थी, तब भी परिवार का अस्तित्व था। इसके स्वरूप में अवश्य परिवर्तन आ गया है, पर यह अभी भी सब समाजों में पाया जाता है। ठीक है, फिर आता है सीमित आकार। परिवार का आकार सीमित होता है, सीमित मेंबर्स होते हैं एक फैमिली में। ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति जाकर एक परिवार में शामिल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, एक सीमित आकार होता है। ठीक है, परिवार का सदस्य वही व्यक्ति बन पाता है जो उस परिवार में जन्म लेता है, और विवाह द्वारा व्यक्ति परिवार का सदस्य बन सकता है। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है जिससे वो परिवार का सदस्य बने। इन कारणों से परिवार का आकार सीमित होता है। फिर भावात्मक आधार, ये परिवार की एक प्रमुख विशेषता है। परिवार की अन्य विशेषता उसका भावात्मक आधार है। यह मनुष्य में अनेक स्वाभाविक प्रवृत्तियों एवं भावनाओं पर आधारित होता है। ठीक है, ऐसे कुछ भाव हैं जो परिवार में ही, परिवार के सदस्यों में ही देखे जाते हैं और परिवार में रहकर ही इनका आनंद लिया जा सकता है। कैसे? जैसे वात्सल्य, प्रेम, दया, ममता, ये सब भाव जो हैं वो केवल परिवार में ही देखे जा सकते हैं और किसी संस्था में इन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये परिवार की प्रमुख विशेषताएं हमने जानी। अब आगे देखते हैं परिवार के विविध रूप। तो परिवार ऐसी संस्था है जिसका 3 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, मतलब 3 आधार रखे गए हैं परिवार के। कैसे बांटा गया है इसके रूपों को? 3 आधार पर वर्गीकरण किए गए हैं। पहला सत्ता और वंश निवास स्थान के आधार पर वर्गीकरण। तो सत्ता, वंश और निवास स्थान के आधार पर अगर परिवारों को बांटा जाए तो कैसे परिवार होते हैं? मातृमूलक परिवार और पितृमूलक परिवार। क्या होते हैं ये? मातृमूलक परिवार वो होते हैं जहाँ पर सत्ता माता की पाई जाती है, वंश माता का चलता है और निवास स्थान भी माता का ही होता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं मातृमूलक परिवार। और फिर पितृमूलक परिवार कौन सा होता है? जहाँ पर परिवार का मुखिया कौन होता है? पिता होता है या परिवार का प्रधान पुरुष होता है। ठीक है, उसी की सत्ता चलती है, उसी का वंश चलता, निवास स्थान भी पुरुष का ही होता है। ठीक है, परिवार के हेड का ही होता है, हेड पुरुष का ही होता है। तो ये हमने देखा कि सत्ता, वंश और निवास स्थान के आधार पर कैसे परिवारों को बांटा जाता है। अब देखेंगे विवाह प्रणाली के आधार पर वर्गीकरण। तो विवाह के आधार पर कैसे अलग अलग होते हैं फैमिली। एक विवाही परिवार होता है जहाँ पर एक व्यक्ति से विवाह किया जाता है। ठीक है, भारत में ज़्यादातर यही परिवार आजकल देखा जा रहा है। इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति एक स्त्री से ही विवाह करता है और उसी के आधार पर परिवार का गठन होता है। फिर आता है बहुपत्नी परिवार। इसमें क्या होता है, जिस परिवार का पुरुष एक से अधिक पत्नियां रखता है उसे बहुपत्नी परिवार कहते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे देशों में पाया जाता है और संपन्न लोग अपनी वासना की पूर्ति के लिए कई बार प्रतिष्ठा के रूप में ऐसे अधिक पत्नियां रखते हैं। ठीक है, जो खुद को राजा महाराजा समझते ज़मींदार होते हैं, ये लोग बहुपत्नी परिवार को फॉलो करते हैं। ठीक है, करते थे, जो हमने देखा है। और फिर आता है बहुपति परिवार। इसमें क्या होता है, इस प्रथा का प्रचलन स्त्रियों की कमी के कारण हुआ है। इस प्रकार के परिवारों में अनेक पुरुषों के मध्य एक स्त्री रहती है। ठीक है, हमारे देश में टोडा और खस जनजाति में इस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। ठीक है, चक्राता में निवास करने वाली खस जनजाति में सभी भाइयों की एक ही पत्नी होती है, इसे हम बहुपति परिवार कहते हैं। ठीक है, जैसे महाभारत में हमने देखा था ना, 5 भाइयों की एक वाइफ थी द्रौपदी, तो उसे ही हम बहुपति परिवार कहते हैं। ठीक है, फिर अब आता है संगठन के आधार पर परिवार का वर्गीकरण कैसे हुआ। कुछ एकाकी परिवार होते हैं और संयुक्त परिवार। मतलब संगठन कैसा है, कितने लोगों का संगठन है, ज़्यादा लोगों का या कम लोगों का है, संगठन के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। अब यहाँ पर है एकाकी परिवार, न्यूक्लियर फैमिली जिसे हम कहते हैं। इसमें क्या होता है, पति पत्नी होते हैं और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। ठीक है, पाश्चात्य संस्कृति में ये परिवार देखे गए हैं और यही भारत में भी फॉलो किए गए हैं। ठीक है, भारत के नगरों में इसी प्रकार के परिवार ज़्यादा देखे जाते हैं। फिर आता है संयुक्त परिवार। इसमें क्या होता है, दादा दादी भी होते हैं, चाचा चाची भी होते हैं और विस्तृत परिवार इन्हें हम कह सकते हैं। ठीक है, इसमें रिश्तेदार भी होते हैं, जैसे एक फैमिली के रिश्तेदार होते हैं पूरे। ठीक है ना, और कई पीढ़ियों के लोग एक साथ इसमें देखे जा सकते हैं। और परिवार का जो हेड होता है, प्रधान होता है, सबसे वृद्ध पुरुष या सबसे वृद्ध महिला होती है, यही परिवार को पूरे को चलाते हैं। ठीक है, तो ये नगरीय समुदायों में भी देखा जाता है पर कम देखा जाता है, और ग्रामीण क्षेत्रों में ये ज़्यादातर इसी प्रकार के परिवार देखे जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने जाने परिवार के विविध रूप कौन कौन से होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मातृमूलक परिवार क्या है, पितृमूलक परिवार क्या है, एक
विवाहित परिवार क्या है, तो आप इजीली बता सकते हो, ठीक है। और आपसे अगर कहा जाए कि परिवार के विविध रूपों को सत्ता, वंश और निवास स्थान के आधार पर बांटिए, तो भी आप बता सकते हो। परिवार को विवाह प्रणाली के आधार पर वर्गीकृत कीजिए, तो भी आप बता सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप इजीली इनका आंसर की पॉइंट्स में दे सकते हो, ठीक है। अब हम जानेंगे परिवार के कार्य अथवा महत्व। आपसे एग्जाम में पूछ ले जाए परिवार के कार्य क्या हैं, तो अभी आप यही आंसर दे सकते हो। और आपसे पूछ लिया जाए कि परिवार के महत्व क्या है, तो भी आप यही आंसर इसमें सेम दे सकते हो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। यहाँ पर आता है सबसे पहले प्राणी शास्त्रीय कार्य। तो परिवार के यहाँ पर 10 तरह के कार्य मेंशन किए गए हैं, ठीक है। तो परिवार का प्राणी शास्त्रीय कार्य क्या होता है? सबसे पहले संतानोत्पत्ति, ठीक है। फिर संतान का लालन पालन करना। परिवार का मुख्य कार्य या महत्व होता है संतानोत्पत्ति करना और उसका लालन पालन करना, ठीक है, फैमिली बनाने का। और फिर भोजन की व्यवस्था करना उनके लिए, उन्हें जीवन की सुरक्षा देना और उनके लिए रहने की व्यवस्था करना, मतलब निवास की व्यवस्था करना, ठीक है। फिर आते हैं परिवार के सामाजिक कार्य। सामाजिक कार्य क्या होता है? उसका बालक का समाजीकरण करना, मतलब उसे समाज में रहना सिखाना, ठीक है। सामाजिक विरासत का हस्तांतरण करना और प्रसार करना, मतलब अपनी संस्कृति उन्हें सिखाना, ठीक है। और पुरानी रीतियाँ, कानून, विश्वास, नियम, शिक्षा, ये सब चीज़ें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करना और उन्हें उनकी विरासत देना, ठीक है। फिर आता है सदस्यों को सामाजिक स्थिति प्रदान करना, मतलब उन्हें समाज में प्रतिष्ठा देना, ठीक है। मतलब परिवार ही तय करता है कि परिवार के सदस्यों की सामाजिक स्थिति कैसी होगी। परिवार की स्थिति अच्छी है तो बच्चों की स्थिति भी, मतलब बाकी सदस्यों की स्थिति भी अच्छी होगी, ठीक है। तो परिवार के सदस्यों को अच्छी सामाजिक स्थिति देना भी परिवार का कार्य होता है, ठीक है। सदस्यों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना भी परिवार का कार्य होता है, ठीक है। और जीवन साथी के चुनाव में सहायक होता है परिवार। परिवार अपने सदस्यों के विवाह या जीवन साथी के चुनाव में योगदान करता है, ठीक है। और इसी तरह से परिवार एक दूसरे परिवार को जन्म देता है, ठीक है। सामाजिक नियंत्रण में सहायक होता है परिवार। तो जैसा कि हमें पता है सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक साधन भी होते हैं, अनौपचारिक साधन भी होते हैं। तो परिवार जो है वो अनौपचारिक साधन है, वो कानून से पहले ही अपने सदस्यों पर नियंत्रण कर रखता है, ठीक है, प्रतिबंध लगा कर रखता है, जिससे परिवार के सदस्य काबू में रहते हैं, ठीक है। और ये नियंत्रण प्रभावशाली भी होता है। तो आगे देखते हैं। अब आता है मनोवैज्ञानिक कार्य। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या कार्य होते हैं परिवार के? बालक को मानसिक सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। और बालक का संवेगात्मक विकास करना और उसे सही दिशा दिखाना, ठीक है। मूल प्रवृत्तियों की संतुष्टि, मतलब बालक को प्रेम, वात्सल्य, मतलब बालक को प्रेम देना, वात्सल्य देना, ये सब परिवार के कार्य होते हैं। फिर आता है मानसिक प्रक्रियाओं का विकास करना, मतलब परिवार का काम होता है कि बालक को तर्क वितर्क करना सिखाए, सोचने समझने की अच्छी शक्ति दे, ठीक है। और उसमें जिज्ञासा जगाए, उसकी ज्ञान को बढ़ाए, विचार करने की शक्ति उसे दे। तो ये सब काम करना परिवार के हाथ में होता है, ठीक है। फिर आता है धार्मिक कार्य। धार्मिक रीति रिवाजों का शिक्षण देना बालक को या बाकी सदस्यों को, और ईश्वर और अध्यात्म संबंधी ज्ञान कराना। धार्मिक आचरण मतलब अच्छा आचरण सिखाना और धार्मिक क्रियाएं सिखाना, ये सब परिवार का कार्य होता है, ठीक है। परिवार की सहायता से एक बालक धार्मिक कार्य सीखता है और अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखता है, ठीक है। आगे देखते हैं परिवार का अगला कार्य क्या आता है? आर्थिक कार्य। आर्थिक कार्य कैसे होते हैं? इसमें सबसे पहले श्रम विभाजन होता है। परिवार को श्रम विभाजन करना होता है, मतलब परिवार के अधिकांश कार्य श्रम विभाजन पर आधारित रहते हैं। परिवार का प्रत्येक सदस्य अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार, अपने लिंग और आयु के अनुसार अपना अपना काम करता है। जैसे आपको पता है जो फैमिली का हेड होता है वो कमाता है, पिता होता है वो जॉब करता है, कमाता है, ठीक है। और जो माता होती है वो अपने आयु, अपने लिंग, अपने योग्यता, अपनी क्षमता के अनुसार खाना पकाने का कार्य करती है, पालन पोषण का कार्य करती है। तो सबका श्रम विभाजन होता है, अपना काम बखूबी निभाते हैं। तो सबसे पहला आर्थिक कार्य ये होता है। फिर आता है व्यावसायिक प्रशिक्षण। अगर कोई व्यक्ति ऐसे परिवार में रहता है जहाँ पर सदियों से एक ही पेशा चला आ रहा है, तो उसका व्यावसायिक प्रशिक्षण भी उसे परिवार में ही मिल जाता है बचपन में, ठीक है। फिर उत्पादन की प्रेरणा। परिवार में रहकर ही व्यक्ति में उत्पादन की प्रेरणा होती है, ठीक है। उत्पादन की प्रेरणा नहीं होगी तो अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति को बेहतर नहीं बनाएगा। तो परिवार का काम होता है अपने सदस्यों को उत्पादन की प्रेरणा दे, ठीक है, मतलब कमाने की प्रेरणा दे, ठीक है। फिर आर्थिक क्रियाओं का केंद्र होता है परिवार। कैसे? अतीत काल से ही परिवार विभिन्न आर्थिक क्रियाओं का केंद्र रहा है। सर्वप्रथम आर्थिक क्रियाओं का प्रारंभ परिवार से ही हुआ है और वहीं से उनका प्रसार समाज के विभिन्न क्षेत्रों में हुआ है, ठीक है। फिर अगला आर्थिक कार्य होता है उत्तराधिकार का निश्चय। परिवार में संपत्ति के उत्तराधिकार का भी निश्चय होता है, ठीक है। घर विभाजन होगा, गृह विभाजन होगा, मतलब घर का बंटवारा होगा, तो किस तरीके से होगा इसका विचार करना, इसका निश्चय करना भी परिवार का काम होता है, ठीक है। फिर आते हैं सांस्कृतिक कार्य। क्या कार्य होते हैं परिवार के सांस्कृतिक कार्य? सबसे पहले बालक को संस्कृति का ज्ञान कराना, ठीक है, भाषा का ज्ञान कराना और रीति रिवाज और परंपराओं सिखाना बालकों को, और उनकी सुरक्षा करना, ठीक है। सांस्कृतिक विरासत को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करना, मतलब वही आ गया संस्कृति का ज्ञान कराना, सेम पॉइंट इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। ये परिवार के कार्य होते हैं, सांस्कृतिक कार्य होते हैं। आगे देखते हैं परिवार के शैक्षिक कार्य क्या होते हैं। परिवार को प्रथम पाठशाला कहा जाता है, ये हम सबको पता है, ठीक है। फर्स्ट स्कूल हमारा यही होता है, यहीं पर रहकर हम थोड़ा बहुत बोलना सीखते हैं, ठीक है। और अपनी बातों को एक्सप्लेन करना हम यहीं सीखते हैं, ठीक है। और
खाना खाना और छोटे मोटे काम करना जिससे हमारा समाजीकरण होता है, ये सारे कार्य हम कहाँ सीखते हैं? अपने घर में सीखते हैं। इनफैक्ट पोइट्रीज़ और नर्सरी वाली जो पूरी क्लास में हम सीखते हैं ना, वो सब भी हम लोग अपने घर में ही सीख लेते हैं पहले, फिर हम लोग नर्सरी क्लास में जाते हैं। ठीक है। परिवार का शैक्षिक कार्य क्या होता है? अपने बालकों को समाज में रहने लायक बनाना। बालक अपने माता पिता का अनुसरण करके ही, अपने बड़ों का अनुसरण करते ही बहुत सारी बातें सीखता है। ठीक है। और उसका बौद्धिक विकास होता है। तो बालक का बौद्धिक विकास करना भी परिवार का ही कार्य है। अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करना भी परिवार का ही कार्य होता है। ठीक है। फिर आते हैं मनोरंजनात्मक कार्य। परिवार स्वस्थ मनोरंजन का प्रमुख केंद्र है। व्यक्ति बालकों के बीच बैठकर आनंद और स्फूर्ति का अनुभव करता है। बालक अपने दादा दादी से कहानी सुनकर अपना मनोरंजन करते हैं और कुछ मधुर रिश्ते भी आनंद प्रदान करने वाले होते हैं, जैसे देवर भाभी का है, ठीक है, नंद भाभी का रिश्ता है। तो ये सब रिश्ते होते हैं जो आनंद प्रदान करते हैं व्यक्ति को। ठीक है। परिवार में रहकर ही इन रिश्तों का आनंद लिया जा सकता है। यही रिश्ते व्यक्ति के मनोरंजन में सहायक होते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें तो आज के टाइम में क्या है, सब लोग हम अलग अलग रहते हैं। ठीक है। तो जब कभी क्या होता है, हमारे रिलेटिव्स हमारे घर आते हैं, जैसे हमारे बुआ कभी आती हैं घर पे, या हमारे मामा मामी घर पे आते हैं, काफ़ी टाइम के बाद मिलते हैं, तो हमें उनके साथ काफ़ी अच्छा फील होता है। ठीक है। हमारा एंटरटेनमेंट हमें उनके साथ बहुत अच्छा फील होता है। ठीक है। तो ये हमारे फैमिली में रहकर ही मिल सकता है, हमें ये हैप्पीनेस कहीं नहीं मिल सकती। ठीक है। आगे देखते हैं। फिर आते हैं परिवार के राजनीतिक कार्य। तो कितने सारे कार्य हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि 10 कार्य हैं, जिनमें से 8 पढ़ चुके हैं, तो ये लास्ट 2 बच रहे हैं। ठीक है। राजनीतिक कार्य क्या होते हैं परिवार के? परिवार को छोटा राज्य बोला जाता है। ठीक है। राज्य का छोटा स्वरूप बोला जाता है। परिवार में प्रधान का प्रभुत्व सर्वोच्च होता है। जैसे क्या होता है, राज्य में प्रधानमंत्री का प्रभुत्व सर्वोच्च होता है। ठीक है। कानून का प्रभुत्व सर्वोच्च होता है। वैसे ही परिवार में प्रधान होता है, वृद्ध व्यक्ति होता है जिसका प्रभुत्व होता है सबसे ऊंचा। ठीक है। फिर जैसे राज्य में नियमों का पालन किया जाता है, वैसे ही नियमों का पालन परिवार में भी किया जाता है। अब आता है नागरिकता के प्रशिक्षण संबंधी कार्य। तो व्यक्ति को नागरिक बनाना, मतलब एक बालक को अच्छा नागरिक बनाना, नागरिकता का प्रशिक्षण देना भी परिवार का कार्य होता है। व्यक्ति को स्नेह की शिक्षा देना, मतलब व्यक्ति को जब स्वयं अपने माता पिता से प्रेम मिलता है, स्नेह मिलता है, तभी वो ये स्नेह या अनुभूति औरों को दे पाता है। ठीक है। तो स्नेह की शिक्षा परिवार से मिलती है व्यक्ति को। फिर सहानुभूति की शिक्षा, मतलब औरों की मदद करना, ये सब कार्य उसे परिवार ही सिखाता है। जैसे माता पिता अपने बच्चों को दुख में देखते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, फैमिली मेंबर्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो यही शिक्षा बालक को अपने परिवार से मिलती है। वो भी समाज में और व्यक्तियों की हेल्प करता है। ठीक है। सहयोग की शिक्षा, सबकी हेल्प करने की शिक्षा, ये परिवार से ही मिलती है व्यक्ति को। फिर निस्वार्थ भाव की शिक्षा, जैसे आपको पता है मम्मी पापा क्या करते हैं, निस्वार्थ भाव से व्यक्ति को प्रेम करते हैं, बालक को प्रेम करते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं। ठीक है। इसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं छिपा होता, और वो अपने बालक को भी ये शिक्षा देते हैं कि वो औरों की भी निस्वार्थ भाव से सेवा करे, मदद करे। ठीक है। फिर आता है आज्ञा पालन और कर्तव्य पालन की शिक्षा। ये शिक्षा भी हमें परिवार से ही मिलती है। ठीक है। आगे देखते हैं। परिवार के कार्य और महत्व हमने जाने, और परिवार का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम जानेंगे नातेदारी के बारे में। तो नातेदारी का टॉपिक बहुत जाना पहचाना है, छोटा सा है, इसे भी जल्दी से कंप्लीट हम इसी वीडियो में कर लेते हैं। तो अब हम नातेदारी का अर्थ और परिभाषाएं देखेंगे। प्रत्येक बालक को माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी, मामा मामी, अनेक प्रकार के रिश्तेदारों का पता परिवार से ही चलता है। ठीक है। नातेदारी व्यवस्था रिश्तेदारी की ही व्यवस्था है, मतलब नातेदारी इज इक्वल टू रिश्तेदारी हम लोग मान सकते हैं। ठीक है। रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार नातेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत वंश संबंध है, जो सामाजिक संबंधों के परंपरागत संबंधों का आधार है। और चार्ल्स फिनिक ने क्या डेफिनेशन दी है इसकी? नातेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त संबंध आते हैं, जो अनुमानित और वास्तविक वंशावली संबंधों पर आधारित होते हैं। अब हम जानेंगे नातेदारी के भेद। नातेदारी को संबंधों के आधार पर 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि नातेदारी के भेद अलग हैं। ठीक है। श्रेणियाँ अलग हैं। ऐसा मत करना आपसे भेद पूछे जाएं और आप श्रेणियाँ लिख के आ जाओ, तो भेद अलग हैं। भेद में रक्त संबंधी नातेदारी और विवाह संबंधी नातेदारी है, मतलब खून के रिश्ते और विवाह के आधार पर जो रिश्ते बने हैं उनके बारे में बताया गया है। और जो नातेदारी की श्रेणियां हैं उसमें डिवाइड किया गया है कि रिश्तेदार कितने तरह के होते हैं। ठीक है। तो नातेदारी के संबंधों को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। ठीक है। संबंधों के आधार पर 2 श्रेणी में बांटा जा सकता है नातेदारी को। पहला है रक्त संबंध नातेदारी। इसमें वो नातेदार आते हैं जो समान रक्त के संबंध के अनुसार एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जैसे भाई बहन, चाचा ताऊ, बुआ, मामा मौसी इत्यादि। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये हमारे माता के रक्त से जुड़े हुए होते हैं, माता के रक्त संबंधी होते हैं, इसलिए हमसे जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। और जो चाचा ताऊ बुआ हैं, ये हमारे पिता के रक्त से जुड़े हुए होते हैं, पिता के रक्त संबंधी होते हैं, इसलिए हमारे भी रक्त संबंधी होते हैं। ठीक है। तो फिर आता है विवाह संबंधी नातेदारी। इसमें वो सब नातेदार शामिल होते हैं जो विवाह के संबंधों पर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, जैसे पति पत्नी हैं, दामाद, जीजा, फूफा, भाभी, बहू, देवरानी, जेठानी, ये सब जो आते हैं रिश्तेदार, ये सब विवाह संबंधी नातेदारी में होते हैं। ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर नहीं होती आपकी बुआ जी की शादी आपके फूफा जी से, तो क्या वो आपके फूफा जी बन जाते? नहीं बन पाते ना। तो ये रिश्तेदारी विवाह के आधार पर तय होती है। ठीक है। आगे देखते हैं।
नातेदारी की श्रेणियाँ। तो कितने तरह के नातेदार होते हैं? पहला होता है प्राथमिक नातेदार, जिन रिश्तेदारों से हमारा प्रत्यक्ष संबंध होता है, ठीक है, जिन्हें हम सामने से जानते हैं, जिनके साथ हम रहते हैं। कौन से हो गए ऐसे? हमारे माता पिता, ठीक है, इनके साथ हम रहते हैं, और माता पिता हैं, भाई बहन हैं, इनसे हमारा प्रत्यक्ष संबंध होता है। फिर आते हैं द्वितीयक नातेदार। ये वो रिश्तेदार होते हैं जो हमारे प्राथमिक नातेदारों के प्राथमिक संबंधी होते हैं। तो जैसे हमारे पापा का प्राथमिक संबंधी कौन हुआ? हमारी बुआ, ठीक है, उनकी तो बहन है ना, उनकी तो प्राथमिक नातेदार है, तो हमारे लिए वो द्वितीयक नातेदार होंगी, हम उन्हें अपने पापा के थ्रू जानते हैं, ठीक है। तो इसके लिए एग्जाम्पल्स में हम ले सकते हैं बुआ भतीजे का संबंध, चाचा भतीजे का संबंध, ठीक है, देवर भाभी का संबंध और दादा पोते का संबंध, ठीक है। फिर आते हैं तृतीयक नातेदार। इनमें वो नातेदार शामिल होते हैं जो हमारे द्वितीयक नातेदारों के प्राथमिक संबंधी होते हैं, ठीक है, जो हमारे द्वितीयक नातेदार हैं उनके प्राथमिक संबंधी होते हैं। अब जैसे मान लो हमारे पापा हैं, वो हमारे प्राथमिक नातेदार हैं, और उनके जो पापा हैं वो हमारे द्वितीयक नातेदार हैं, तो उनके भी जो पापा हैं, मतलब दादा के, हमारे द्वितीयक नातेदार के जो पापा हैं वो हमारे तृतीयक नातेदार होंगे। तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है पहले सुनने में, बट बाद में जब इस टॉपिक को आप 1-2 बार पढ़ लोगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर आती है नातेदारी शब्दावली। तो ये थोड़ा न्यू टॉपिक है, देखते हैं इसमें क्या है। हर समाज में रिश्तेदारों को भिन्न भिन्न शब्दों से बुलाया जाता है, ठीक है, ये तो हमें पता है। जैसे हमारे समाज में, भारतीय समाज में, तो हर संबंध के लिए अलग नाम होता है, ठीक है। जैसे अगर पिताजी के भाई को हम लोग बुलाएंगे तो हम उनको चाचा बोलेंगे, ठीक है, जो छोटे भाई उनको चाचा, जो बड़े भाई हैं उनको ताऊ जी, इस तरीके से होता है। बट पाश्चात्य देशों में क्या होता है? पाश्चात्य देशों में देखा जाता है कि जो द्वितीयक नातेदार हैं, जैसे चाचा, मामा, मौसा, फूफा, मतलब ये सारे रिश्तेदारों को अंकल बोला जाता है, ठीक है। तो इसे ही हम वर्गीकृत नातेदारी शब्दावली और विशिष्ट नातेदारी शब्दावली में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। वर्गीकृत नातेदारी शब्दावली में क्या होता है? इसमें अनेक नातेदारों को एक ही श्रेणी में रख दिया जाता है और सबको एक नाम से संबोधित किया जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, चाचा, मामा, मौसा, ताऊजी, फूफा, सबको इन्हीं को अंकल बोला जाता है। इसी तरह से मौसी, मामी, जितनी भी हैं सारे, बुआ, इन सबको आंटी बोला जाता है, ठीक है। तो एक ही नाम से संबोधित किया जाता है सारे नातेदारों को। पर विशिष्ट नातेदारी शब्दावली हमारे भारत में प्रयुक्त होती है, ठीक है। इसमें प्रत्येक संबंधी के लिए पृथक शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। पर विशिष्ट नातेदारी शब्दावली हमारे भारत समाज में देखी जाती है। इसमें हर संबंधी के लिए एक पृथक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे पिता के भाइयों के लिए चाचा का और ताऊ का यूज़ किया जाता है, ठीक है। माता के भाई बहनों के लिए मामा और मौसी का यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से विशिष्ट नाम दिए गए हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ तो इतने लंबे लंबे दूर दूर के नाम होते हैं, जैसा आपको पता है, जैसे चाचा का बेटा है, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे चचेरे भाई, है ना। इस तरीके के कितने तरह के नाम हमारे यहाँ पर, इतनी लंबी शब्दावली है नातेदारी की जिसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। और भी ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो आगे देखते हैं नातेदारी की रीतियाँ। क्या रीतियाँ हैं? परिहार संबंध बड़े अनसुने से शब्द हैं, चलो इनके बारे में भी पढ़ते हैं। तो नातेदारी में कुछ रीतियाँ होती हैं, ठीक है। जैसे आपको पता है, ये बहुत कॉमन चीज़ है, हम जानते हैं। जैसे आपको पता है देवर भाभी का रिश्ता होता है, इसमें क्या होता है? हंसी मजाक चलता है। पर वहीं कुछ सीरियस रिश्ते भी होते हैं, जैसे सास और बहू का संबंध होता है, या फिर सास और दामाद का संबंध होता है। इसमें क्या होता है? दूरी बना के रखने की प्रथा होती है, ठीक। तो इन्हीं को नातेदारी की रीतियां कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आता है परिहार संबंध। परिहार संबंध क्या होता है? परिहार नातेदारी वो रीति है जहाँ दो नातेदारों में दूरी बना के रखने का या प्रत्यक्ष संबंध ना रखने का रिवाज होता है, ठीक है। सामने से दूरी बनाकर रखी जाती है। जैसे हमारे समाज में सास दामाद का संबंध ऐसा है और ससुर और बहू का संबंध ऐसा है, ठीक है। यहाँ पर घूंघट की प्रथा भी है, ठीक है ना। ये भारतीय समाज में हमने नॉर्मली देखा है, तो इसे ही हम परिहार संबंध कहते हैं। फिर आता है परिहास संबंध। ये बिल्कुल इसका उल्टा होता है। परिहास संबंध में जैसे कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहाँ पर हंसी मजाक ज़्यादा करने पर बल दिया जाता है। जैसे नंद भाभी का रिश्ता है, देवर भाभी का रिश्ता है और जीजा साली का रिश्ता है, ठीक है। तो ये रिश्ते ऐसे होते हैं यहाँ पर हंसी मजाक आराम से किया जा सकता है, इसमें कोई रोक टोक नहीं होती, ठीक है। फिर एक आता है माध्यमिक संबोधन। इसमें क्या है? ये बहुत इंटरेस्टिंग सा हंसी वाला टॉपिक है, ठीक है। इसके बारे में जानते हैं कि आप एक बार अपनी बुक में ज़रूर पढ़ना। तो इसमें क्या है? इस रीति में किसी नातेदार को संबोधित करने के लिए किसी अन्य को माध्यम बनाया जा सकता है। जैसे इमेजिन करो एक गाँव की लेडी है, ठीक है, और उसको बुलाना है अपने हस्बैंड को, तो वो कैसे बुलाएगी? राजू के पापा, टिन्नू के पापा, मिन्नू के पापा, ऐसा कहकर बुलाएगी, है ना। तो इसी को माध्यमिक संबोधन कहा जाता है, किसी और के नाम का यूज़ करके व्यक्ति को बुलाना, ठीक है। आता है मातुलय। इसमें क्या है? इस रीति में मामा भांजे या भांजी के संबंधों को प्राथमिकता दी जाती है। यह रीति मातृसत्तात्मक परिवारों में, मातृसत्तात्मक समाजों में देखी जाती है, ठीक है। इसमें बच्चों पर पिता से ज़्यादा मामा का अधिकार होता है। संपत्ति का उत्तराधिकार भी भांजे या भांजी का होता है, ठीक है। मामा के जाने के बाद उसकी संपत्ति किसकी होती है? भांजे या भांजी की होती है। तो इसमें क्या होता है? मामा का स्थान सर्वोपरि होता है।
फिर आता है पितृश्वसेय, ये टॉपिक आता है। पितृश्वसेय क्या है? इसमें पितृश्वसा मतलब बुआ, ठीक है, इनका महत्वपूर्ण स्थान होता है। पिता की बहन का मतलब बुआ का महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो ये मातुलय का बिल्कुल उल्टा होता है। यहाँ पर बुआ का सर्वोपरि स्थान होता है, तो बुआ के जाने के बाद संपत्ति किसकी होती है? भतीजे भतीजियों की हो जाती है। और बच्चों का विवाह भी बुआ कराती है, और बच्चों की माता से ज़्यादा उनकी बुआ को सम्मान दिया जाता है। तो भारतीय समाजों में ज़्यादातर यही रीति आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो नातेदारी बहुत अच्छा टॉपिक है जिसके बारे में हमने थोड़ा सा डिटेल में आज जाना। तो इसी टॉपिक के साथ आज का ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है। थर्ड चैप्टर इस टॉपिक के साथ बिल्कुल खत्म हो जाता है। इसके पहले की तो वीडियोस आप लोग जाकर देख सकते हो, उसमें बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको चैप्टर्स की मिली हुई है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना, ताकि वो भी अच्छे से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर सकें। और ये नोट्स बिल्कुल आपके लिए एग्जाम टाइप है, आप इन नोट्स को अच्छे से पढ़ लो, समझ लो, ठीक है, नोट डाउन कर लो, और एग्जाम्स में ऐसे ही छाप के भी आ जाओगे ना, तो आराम से आपको इसके नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। बट वो आपको थोड़ा सा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है, जहाँ पर कई बार ऐसा कि यहाँ मैंने आपको देखो की पॉइंट्स में लिख कर दे रखे हैं, पर यही क्वेश्चन आपका आ जाता है 4 या 5 मार्क्स का, तो आपको इसे डिटेल एक्सप्लेन करना होगा। परिहार संबंध को आपको डिटेल एक्सप्लेन करना होगा, परिहार संबंध को भी डिटेल एक्सप्लेनेशन देनी होगी इसकी भी, तभी आपको इसके पूरे नंबर मिलेंगे। बट अगर आप इनको की पॉइंट्स में बनाकर लिखोगे, यहाँ पर आपको हेडलाइन दे रखी है मैंने, अगर आप इनको वर्ड्स को अंडरलाइन कर इनके की पॉइंट बनाकर लिखोगे तो आपको 100% इनके फुल मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।